नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम पेपर। जो सब्जेक्ट आज का हमारा होगा वो होगा बायोलॉजी। ठीक है, बाकी का सब्जेक्ट आपको डिस्कस किया है, संजीव सर ने आपसे डिस्कस किया है, उसका वीडियो आपको वहां पर ग्रुप के प्लेलिस्ट में जो है मिल ही चुका होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका बीएचयू का होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी चीजें मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे डिस्कस करूंगा उसके क्वेश्चंस को। तो प्लीज आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। संजीव सर आपको जो है इस प्रश्न पत्र का आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ये जस्ट 2019 का ये पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन आया है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रतिरोधक क्या है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रतिरोधक क्या है। ऑप्शन दिया गया इसमें आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी और आईजीए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, आपका आईजीजी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, एबी रुधिर वर्ग दाता उस प्राप्तकर्ता को अपना रक्त नहीं दे सकता है जिसका रुधिर वर्ग ओ है, क्योंकि कह रहा है कोई आपका एबी है, एबी ब्लड ग्रुप है, वह क्या आपका रक्तदाता है। ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप का कोई एक व्यक्ति है, वह क्या आपका रक्तदाता है, मतलब ब्लड डोनर है। ठीक है, अब कह रहा है वह किसी रक्त वर्ग ओ वाले व्यक्ति को या क्या है रक्तग्राही है, या क्या वर्ग वाला रक्तग्राही है। कह रहा है कि एबी वर्ग वाला ओ वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रक्त नहीं दे सकता। क्यों? कारण पूछ रहा है कि क्यों एबी वाला ओ ग्रुप वाले को अपना ब्लड नहीं दे सकता। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है, दाता में दोनों प्रतिजन उपस्थित होता है। कह रहा है जो दाता है इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होता है, मतलब दोनों प्रतिजन उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है, दाता में दोनों रोग प्रतिरोधक होता है। कह रहा है दाता में जो दोनों होंगे वो दोनों रोग प्रतिरोधक होंगे, मतलब एंटीबॉडी होगा। कह रहा है एंटीबॉडी दोनों होगा, दोनों का मतलब एबी। ठीक है, एबी एंटीबॉडी होगा कह रहा है। अच्छा, अगले आपके ऑप्शन में कह रहा है प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होता है। कह रहा है जो रिसीवर होगा उसमें क्या होगा, दोनों प्रतिजन कह रहा है, कह रहा है दोनों प्रतिजन होगा। ठीक, अगला आपका है, दाता में प्रतिजन एवं प्रतिरोधक दोनों होता है। कह रहा दाता जो है इसमें प्रतिजन भी होता है और प्रतिरोधी भी होता है। ठीक है, तो यह कह रहा। अब देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो भैया एबी ब्लड ग्रुप में, एबी ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन या प्रतिजन इसको आप लोग बोलते हैं, एबी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, दाता में दोनों प्रतिजन उपस्थित होता है। ठीक है, बाकी उसमें एबी ब्लड ग्रुप वाले में क्या होगा, जो प्रतिरक्षी होगा या प्रतिरक्षा तंत्र वाला होगा वह क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, अब्सेंट होगा, एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। अगला है आपका, बच्चों के पाचक रस में मौजूद रेनिन पचाता है। कह रहा है बच्चों के पाचक रस में उपस्थित जो रेनिन होता है वह रेनिन किसका, रेनिन एंजाइम होता है, किसका पाचन करता है। कह रहा है रेनिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट डाइजेस्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है रेनिन किसका पाचन करता है। आप आइए हम लोग इसका विकल्प देखते हैं। पहला आपका विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक एसिड। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इसके बाद आपका कह रहा है प्रोटीन, प्रोटीन। तीसरा आपका कह रहा है वसा, और चौथा आपका कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इन चारों में से रेनिन किसका पाचन करता है? इस प्रोटीन का पाचन करता है भैया। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है यूकैरियोट्स में आरंभ कोडान होता है। कह रहा है इनिशिएशन कोडान इन यूकैरियोट्स आर। पूछ रहा है यूकैरियोट में आरंभ कोडान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका विकल्प दिया गया है GUU दिया गया है, UAA दिया गया है, इसके बाद UAG दिया गया है, अगला है AUG दिया गया है। तो आपको ये चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें पूछा चेन इनिशिएशन कोडान, तो भैया चेन इनिशिएशन कोडान हमेशा AUG ही होता है। बात समझ में आई? AUG क्या होता है? हमेशा चेन इनिशिएशन कोडान होता है। और UAA क्या होता है? टर्मिनेशन कोडान होता है, ठीक। अच्छा, अगला आपका है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर। कह रहा ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होते हैं वो क्या है? इसका आपका विकल्प दिया गया है RNA प्राइमर, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है प्रमुख रेशा पर संश्लेषित सूक्ष्म DNA टुकड़ा। कह रहा है शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट्स सिंथेसाइज्ड ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है। तीसरा आपका विकल्प है शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट्स सिंथेसाइज्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे परिवेक्षित रेशा पर संश्लेषित सूक्ष्म DNA। चौथा आपका विकल्प है फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय DNA पॉलीमर, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोले तो DNA पॉलीमरेज द्वारा उत्पन्न टुकड़ा, ठीक है। तो इसका जो आपका तीसरा विकल्प है क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट सिंथेसाइज्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है? DNA का सिंथेसिस जो होता है वही आपका होता है क्या? वही आपका होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बात समझ में आई दोस्तों? तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा है एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में ऊर्जा की संक्रियता। कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है किसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में, ठीक है। कोई अभिक्रिया है वह कैसा है? एंजाइम के द्वारा फॉलो कराया जा रहा है। तो पूछ रहा है ऐसी अभिक्रिया में जो आपका रिएक्शन होगा, जो एनर्जी होगी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है घटता है, ठीक है। पहला विकल्प क्या है? घटती है। दूसरा आपका विकल्प है, दूसरा बढ़ती है। दूसरा क्या है? बढ़ती है। दूसरा विकल्प क्या है? बढ़ती है। तीसरा आपका विकल्प है अपरिवर्तित रहती है। तीसरा आपका क्या विकल्प है? अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगला आपका है स्वतंत्र ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। स्वतंत्र ऊर्जा अंतर के बराबर, डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी, स्वतंत्र ऊर्जा अंतर के बराबर, ठीक है। तो भैया इसमें क्या होता है? पूछ क्या रहा है आपसे? एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया में ऊर्जा की सक्रियता, मतलब आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें बढ़ती है, सही रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है 1NaDH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद सब्सिक्वेंट स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि आपका जो एक NADPH है, NADH है,
कह रहा है जो आपका NADH है, ये NADH ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कह रहा है इसके ऑक्सीकरण, किसके ऑक्सीकरण से, NADH के ऑक्सीडाइज होने से, इसके ऑक्सीकरण से कितना एटीपी मिलता है, इसके ऑक्सीकरण से कितना एटीपी मिलता है, तो भैया इसमें 3 एटीपी मिलता है। कितना एटीपी मिलता है ईटीएस में NADH के ऑक्सीकरण से? 3 एटीपी मिलता है। बात समझ में आई? इसमें आपका विकल्प दिया गया है कोई एटीपी नहीं, 1 एटीपी, 3 एटीपी, 4 एटीपी। तो जो 3 एटीपी वाला विकल्प रहेगा वही सही रहेगा। आपका तीसरा विकल्प है 3 एटीपी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है लिस्मानिया काजेज। कह रहा है लिस्मानिया क्या काज करता है? ठीक है, लिस्मानिया के कारण होता है, मतलब लिस्मानिया के कारण क्या होता है, कौन सा रोग होता है, रोग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन में दे रहा है आपका मलेरिया। नहीं भैया, मलेरिया लिस्मानिया के कारण नहीं होता है, बल्कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मॉस्किटो जब काटता है, मॉस्किटो बाइटिंग करता है, तो उसमें प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में रहता है, वही प्लाज्मोडियम क्या काज कराता है? मलेरिया काज कराता है। ठीक है, मलेरिया तो नहीं होगा। पेचिस या डिसेंट्री, देखिए पेचिस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका अमीबा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू किया जाता है, तो अमीबा भी इसका उत्तर नहीं है। तीसरा है काला जार, तो भैया काला जार भी नहीं है। चौथा है निद्रा रोग, हाँ यही सही है। लिस्मानिया डोनोवेली जो होता है वह निद्रा रोग, जिसको आप लोग बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यही काज कराता है, यही इसका कारण होता है। ठीक है, इसके कारण से लिस्मानिया कारण से क्या होता है? निद्रा रोग होता है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा हाइड्रा इज, ठीक है, तो इसमें हाइड्रा में क्या पूछ रहा है? इसका स्तर पूछ रहा है, बॉडी किस स्तर की होती है बॉडी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हाइड्रा इज, और आपका हाइड्रा है तो इसका विकल्प दिया गया मोनोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और पॉलीब्लास्टिक। ठीक है, हाइड्रा के बारे में क्या लिख रहा है? पहला मोनोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक, इसके बाद आपका दे रहा है डिप्लो, फिर इसके बाद ट्रिप्लो, और इसके बाद पॉलीब्लास्टिक। ठीक है, तो आपका 4 ये विकल्प दिया गया। देखिए भैया हाइड्रा जो होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें 2 प्रकार के जो है लेयर होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रा को डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा गुणसूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र है। इसमें आपको विकल्प दे रहा है सैटेलाइट गुणसूत्र, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र, ठीक है, एक्स गुणसूत्र और क्लाइनफेल्टर गुणसूत्र। ठीक है, तो ये 4 विकल्प आपको दिया गया है। तो भैया इसमें से आपका सैटेलाइट गुणसूत्र क्या होगा? सबसे बड़ा होता है, विच इज अ बिग क्रोमोसोम। ठीक, तो आपका पूछ क्या रहा था? निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र है? तो यही आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा गुणसूत्र, यही आपका जो है सैटेलाइट गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है एक द्विगुणित व्यक्ति में एलील की संख्या होती है। एलील की संख्या पूछा जा रहा है किसमें? द्विगुणित व्यक्ति में। तो भैया एलील की संख्या हमेशा अपोजिट कैरेक्टर को बियर करता है, इसलिए एलील की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, तो आइए इसके विकल्प को पढ़ते हैं। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है अनेक और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो इसका आपको हमने पहले ही बता दिया, एलीलों की संख्या कितनी होती है? तो अपोजिट कैरेक्टर को बियर करता है। जैसे कोई लंबा है तो छोटा भी होगा, इसका मतलब जो एक टाल है तो छोटा भी होगा दूसरा। ठीक है, अगर एक रेड है तो दूसरा ग्रीन भी होगा, अगर एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड भी होगा। बात समझ में? इस तरीके से तो 2 अपोजिट जो कैरेक्टर वाले होते हैं बियर करते हैं एलील। ठीक है, तो एलीलों की संख्या कितनी होगी? चाहे द्विगुणित तो चाहे कुछ भी व्यक्ति हो, उसमें 2 ही होगा। चलिए
अगला आपका हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है इन सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज देखा होगा आप लोगों ने, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं निम्बलक, ठीक है, क्या बोलते हैं, निलंबक, सॉरी निलंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज को, निलंबक, क्या बोलते हैं, निलंबक, ठीक है। और इसी को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। पढ़िए, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। कह रहा है निलंबक कण के अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्री पृथक किया जाता है। कह रहा है निलंबक कण के अपकेंद्री से किसे पृथक किया जाता है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है इन ए सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज अचीव्ड बाय, कह रहा है जो सस्पेंशन, जो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल होता है वह सेंट्रीफ्यूज में किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा फोर्स, फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है, किस फोर्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकल, वही यह पूछ रहा है। तो पहला है उत्प्लावन बल, भैया उत्प्लावन बल सेंट्रीफ्यूज में नहीं लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम सरासर गलत है। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, ठीक है। एक अपकेंद्री बल का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अपकेंद्री बल का मतलब होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसमें क्या होता है आपका अपकेंद्री बल सही है, उसका उत्तर है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, अपकेंद्री बल। चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग व्यापक रूप से जीन क्लोनिंग में किया जाता है। कह रहा लार्ज स्केल पर जीन क्लोनिंग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसका आपको विकल्प दिया गया है डीएनए मेथाइलेज, दूसरा है डीएनए टोपोआइसोमरेज, तीसरा है एक्सोन्यूक्लिएज, चौथा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। देखिए भैया क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का प्रयोग किया जाता है जब आपके गुणसूत्र को अंदर से कहीं काटना होगा, बीच से कहीं काटना होगा, तो यहां पर प्रयोग किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज अगला आपका विकल्प है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज का प्रयोग कहां किया जाता है, किनारे पर, किसी भी किनारे पर कट करने के लिए क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला आपका विकल्प है, अगला आपका विकल्प है डीएनए मेथाइलेज, नहीं है तो बिल्कुल गलत विकल्प है। अगला आपका है डीएनए टोपोआइसोमरेज, ठीक है। तो इसी डीएनए टोपोआइसोमरेज का प्रयोग लार्ज स्केल पर क्लोनिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला आपका है निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। कह रहा है एक अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, इसका उदाहरण कौन सा है। इसका विकल्प आपको दिया गया है आयन परिवहन, ऑटो रेडियोग्राफी, जैव प्रदीपन, और अगला है आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या मांसपेशी संकुचन, ठीक है। तो आपको चार विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, भैया मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो क्या इसमें कोई ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा निकल रही है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो मसल संकुचन वाला, मांसपेशी संकुचन वाला विकल्प एकदम से गलत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अगला आपका दूसरा विकल्प जो है वह है आयन परिवहन, मतलब आयन ट्रांसपोर्टेशन, यह भी सरासर गलत है। तो बचता आपका ऑडियो रेडियोग्राफी और जैव प्रदीपन। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ही है कि रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाए, प्रदीप ऊर्जा में बदल जाए, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस बात समझ में आई। तो यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंस या जिसे जैव प्रदीपन बोला जाता है, इसी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा क्या कर जाती है, किसमें कन्वर्ट कर जाती है, आपकी प्रकाश ऊर्जा में। बात समझ में आई। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा है, अगला एजोला इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, कह रहा है एजोला क्या है, किसका प्रमुख स्रोत है। एजोला किसका प्रमुख स्रोत है। पहला है आपका बायोपेस्टिसाइड का,
ठीक है। दूसरा आपका है फंजीसाइड का, तीसरा आपका है बायो फर्टिलाइजर का, चौथा आपका हर्बिसाइड का। ठीक है, तो आपका जो है 4 विकल्प दिया गया है। पूछ रहा है एजोला किसका प्रमुख उदाहरण है, किसका प्रमुख स्रोत है। तो आपका इसमें भैया जो है जो विकल्प सही है वह है बायो फर्टिलाइजर का। बात समझ में, एजोला किसका उदाहरण है, किसका स्रोत है, बायो फर्टिलाइजर का। ठीक है, चलिए अगला है आपका, इसमें दिया जो गया है, इसमें जो दिया गया है भैया ये पेपर थोड़ा सा क्या है डल है। ठीक है, तो देखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, फिर भी जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोगों का लाभ हो जाए कुछ एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से इसमें दिख रहा है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके बीच में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है C4। C4 पौधे का विशेष लक्षण है। C4 पौधे का विशेष लक्षण, C4 प्लांट की बात की जा रही है यहाँ पर, C4 प्लांट की बात की जा रही है। कह रहा है इसका जो मेन कैरेक्टर क्या है, चलिए विकल्प पढ़िए। कह रहा है बुलीफॉर्म सेल, कह रहा है पहला बुलीफॉर्म सेल, दूसरा कह रहा है आइसोबाइलेटरल पत्तियां, तीसरा कह रहा है पैरेलल वेजिटेशन और चौथा कह रहा है क्रेंज एनाटॉमी। तो भैया क्रेंज संरचना जो होती है यही आपका C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, क्रेंज संरचना पाई जाती है, इसी से आपके C4 का ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बात समझ में आई भैया। चलिए और अगला है आपका, इसमें अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पेपर जो है मिक्स है। ठीक है, तो पेपर में खोजना भी पड़ रहा है कि आपका बायो का क्वेश्चन कहां पे है। देखिए कह रहा 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन, 4 मतलब कह रहा है इसका क्या है 4 कक्षीय हृदय किसमें उपस्थित होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन, किस जीवन में, किस जीवों में 4 या चतुष्कोणीय कक्ष वाला जो है हृदय पाया जाता है। इसका आपको विकल्प दिया गया है घड़ियाल में, टोड में, जेब्रा मछली में और समुद्री घोड़ा में। सी हॉर्स, जेब्राफिश, टोड एंड क्रोकोडाइल। तो भैया क्रोकोडाइल और मनुष्यों में, क्रोकोडाइल और मनुष्यों में क्या होता है टेट्रा चैम्बर हार्ट पाया जाता है, यानी कि 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो आपका किसमें है, एक तो मनुष्यों में है आपका, ठीक है, और दूसरा किसमें है रेप्टाइल्स में, सिर्फ किसमें है आपका सिर्फ घड़ियाल में है, जिसको आप क्रोकोडाइल बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे घड़ियाल वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा पूछ रहा है जल संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है। तो भैया जो जल संवहन तंत्र होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, वह किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए इसमें आपको विकल्प दिया गया पोरीफेरा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। तो कार्डेटा नहीं है आपका, टीनोफोरा नहीं है आपका, पोरीफेरा नहीं। हाँ, पोरीफेरा में क्या होता है एक वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का है, और जल संवहन तंत्र जिसको आप लोग बोलते हैं वाटर, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आप लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बात समझ में आई भैया। तो चलिए इस तरीके से जो है आपका आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद करेंगे, समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, आधा ही पेपर अभी डिस्कस किया है। अब किसी दिन दूसरा वीडियो लेकर के, दूसरा पेपर लेकर के आपको हम बायोलॉजी का हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको बीएससी बायोलॉजी बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कराएंगे। यदि आप लोगों को यह समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, और यदि
आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।